एक तो अभी थोड़ी देर पहले, चंद मिनट पहले खबर आई लाइव टेलीविज़न शो से पहले कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने APC कॉल कर ली है। पेशावर ब्लास्ट के वाक़े के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कॉल कर ली गई है। आपको याद होगा जब 2014 में APS पेशावर हुआ था, उसके बाद भी APC कॉल की गई थी। इमरान खान साहब उन दिनों धरना दे रहे थे और बड़ा शदीद किस्म का धरना दे रहे थे और धरने से उठने पर तैयार ही नहीं थे। उसी दौरान उसी इसना APS पेशावर का वाक़या हुआ, तो उसके बाद उन्होंने अपना धरना कॉल ऑफ किया और फिर APC का हिस्सा बन गए। अभी जो पेशावर ब्लास्ट हुआ है उसके बाद अब APC वज़ीर आज़म की तरफ से कॉल की गई है और जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली थे याज सादिक साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्ते कर रहे हैं और उनको दावत दे रहे हैं कि आए हमारे साथ आके बैठे, मुल्क की सतह पे, कौम की सतह पे जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसके ऊपर बात करते हैं। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर आऊँ, थोड़ी देर पहले कोई मुझे इंटरव्यू करने आया तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि एक स्टडी ये बताती है कि पिछले चंद महीने में पाकिस्तान से तकरीबन 7-8 लाख नौजवान या पढ़े लिखे लोग जा चुके हैं, हिजरत कर चुके हैं, माइग्रेट कर चुके हैं, बाहर चले गए हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो मैंने ये जवाब दिया कि आई डू नॉट ब्लेम देम बिकॉज एक जो यंगस्टर है वो सर्टनली उसके लिए एक अपना करियर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती। मुझे याद है जब हम भी आला तालीम के हसूल के लिए बाहर गए थे और उसके बाद अपनी तालीम से फारुगुल तहसील हुए, तो उसके बाद हमें भी इनिशियली लोगों ने कहा कि आप सेटल हो जाए, बाहर ही बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा नहीं जी, हम तो वापस पाकिस्तान जाके ही वकालत भी करेंगे और उसके बाद सहाफ़त भी की। लेकिन हर शख्स का राइट है कि वो अपने हवाले से सोचता है। वो कुछ लोगों को लगता है कि उनका फ्यूचर बाहर। द पॉइंट इज़ कि हम यहाँ पर ऑफ़र क्या कर रहे हैं अपनी अपकमिंग जनरेशन को, अपने यूथ को, अपने नौजवान को हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं? हमारा नौजवान ये देख रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पिछले 10 महीने से पॉलिटिकल टर्मोइल का तो शिकार था, इकोनॉमिक टर्मोइल का तो शिकार था, लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन टर्मोइल का भी शिकार हो रहा है, हो गया। APC कॉल हो गई है। दहशतगर्दी का जो वाक़या हुआ है ये कोई छोटा वाक़या तो नहीं है और उसके बावजूद वो जब देखते हैं कि जी यहाँ पे डॉलर का आप देखें कि रेट किधर चला गया है, इन्फ्लेशन कहाँ पे है, कर्ज़ों में 10,000 अरब रुपए इजाफा हो गया है, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, आटा महंगा हो गया, आटे का बहरान है, तो वो फिर क्या सोचे? वो फिर यही सोचता है कि मैं किसी ऐसी जगह पे जाऊं जहां पर अपॉर्चुनिटी मेरिट पर कम से कम मिलती हो, कम से कम आकर मेरा दरवाज़ा नॉक भी नहीं करती है, तो मेरिट पर मैं अपॉर्चुनिटी के पास जाऊं तो मुझे मेरिट पर वहां पे कंसिडर किया जाए। यहाँ पर इस सिस्टम में ज़्यादातर नेपोटिज्म की बुनियाद पे, रिश्वत की बुनियाद पे, दीगर मामलात इस तरह की बुनियाद पे। अब आप देखें ना, ये जो सिचुएशन है, सारी सिचुएशन में एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और सहाफ़ियों के ऊपर FIRs का अंदराज हो रहा है और बेदर्दी से हो रहा है और पै दर पै हो रहा है, और दूसरी तरफ अभी APC कॉल हो गई है। अब कल फवाद चौधरी साहब जमानत से रिलीज़ हुए हैं अडियाला जेल से, रावलपिंडी से, और उसी रात शेख रशीद को अरेस्ट कर लिया जाता है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि फवाद चौधरी के ऊपर जो इल्ज़ाम था वो तो कोई छोटा नहीं था, वो बगावत का इल्ज़ाम था और बगावत बहुत बड़ा जुर्म है। अगर किसी के ऊपर बगावत का इल्ज़ाम लगता है तो इतनी जल्दी उसकी बादस गिरफ्तारी जमानत कबूल नहीं करती है अदालत। अगर थोड़ा सा भी कुछ सब्सटेंस हो इन्वेस्टिगेशन के अंदर, केस के अंदर, ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड थोड़ा सा भी कुछ एविडेंस है तो अदालत जमानत नहीं कबूल करती है। लेकिन 8 से 10 दिन के अंदर फवाद चौधरी बगावत के मुकदमे में से बादस गिरफ्तारी के रिलीफ के जरिए बाहर आ गया, रिलीज हो गया। इसका मतलब यह है दैट द केस वाज नॉट रजिस्टर्ड ऑन मेरिट्स। वो इंतकामी कार्रवाई के तौर पे रजिस्टर हुआ था, वो सियासी बुनियादों पर रजिस्टर हुआ था। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उनका जो भी स्टेटमेंट था, आप उसको गैर जिम्मेदाराना कह सकते हैं, उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, नामुनासिब कह सकते हैं। आपने सीधा 124A बगावत लगा, तो जब आप बगावत के पर्चे ऐसे सेल पे बांटने लगे और सियासतदानों को अरेस्ट करें, सहाफियों को अरेस्ट करें। देखें, इस वक्त मुल्क में अगर आप पाकिस्तान को बदअमनी से बचाना चाहते हैं तो सहाफी और सियासतदानों को गिरफ्तार करने की बजाय दहशतगर्दों को पकड़ना जरूरी है। उन लोगों को पकड़ना जरूरी है जो इस मुल्क के अमन के दुश्मन हैं, जो यहां पर चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा, जो चाहते हैं इलेक्शन डिले हो, जो चाहते हैं थाने बंद हो, जो चाहते हैं अदालतें बंद हो, जो चाहते हैं कि केओस हो, जो चाहते हैं कि तालीमी इदारे बंद हो इस मुल्क के। वो ये चाहते हैं कि इकोनॉमी बर्बाद हो। ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम बैनुल अक़वामी दुनिया में इस हवाले से जाना जाए कि यहां पर तो दहशतगर्दी होती है, यहां पे इंतहा पसंदी है, यहां पे मसाजिद से लेके, इदारों से लेके, बाजारों से लेके मिज़ारों तक बम धमाके होते हैं। वो तो ये चाहते हैं।
तो यू हैव टू परसू देम एंड कैच देम एंड रिमूव देम। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका फोकस सारा इस तरफ है कि फिल वक्त हमने अपनी सियासी मफादात की बुनियाद पर सहाफियों को गिरफ्तार करना है या ऑपोजिशन के सियासतदानों को गिरफ्तार करना है, तो नुकसान सिर्फ उन लोगों का नहीं है जिनके साथ इस वक्त इंतकामी कार्रवाई हो रही है, नुकसान बुनियादी तौर पे मुल्क का है, अवाम का है, रियासत का है। क्योंकि रियासत के जो मामलात हैं वो नजरअंदाज हो रहे हैं आपके जाती सियासी मफादात की वजह से, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रैटेजी उसके मुताबिक बनाई हुई। तो इस पे अगर एपीसी आपने कॉल तो कर ली है, लेकिन जो माहौल है क्या वो माहौल साजगार है एपीसी कॉल करने के? एक तरफ आप एफआईआर्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप एपीसी कॉल कर। सो इफ यू रियली सिंसियर कि एपीसी जो है वो हो और सारे मिल बैठे हैं और रियासत पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से सर जोड़कर उसके सॉल्यूशंस की बात करें, तो एटलीस्ट पहले माहौल को तो साजगार करें। अब वो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि एक तरफ उनके साथ ये सलूक हो रहा है, सहाफियों के साथ ये सलूक हो रहा है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि एपीसी में आके हमारे साथ बैठे।